हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 30 और 31 जुलाई की करंट अफेयर्स की। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स के टॉपिक होने वाले हैं उस पर अगर हम बात करें तो एल्डरमैन, आज की जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है एल्डरमैन के बारे में समझेंगे और इसके एल्डरमैन से दिल्ली से क्या वास्ता है इसको हम समझेंगे। वैगनर ग्रुप क्या है, वैगनर ग्रुप के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बुहाई खाड़ी, बुहाई खाड़ी चर्चा में है, इसको देख लेंगे। डल झील के बारे में वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अभी कुछ चर्चा में आ चुकी है तो डल झील के बारे में इसको जरूर देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है इसको जरूर देखें क्योंकि ये रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट से कभी कभी एक दो क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। तो आज यहाँ पर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोगों के लिए एग्जाम पे पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड लिंक से कर सकते हो या फिर आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट तो तहसील लगा सकते हो सभी एग्जाम्स की, साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। तो इस ऐप पर आप लोग बार जाके जरूर विजिट कर लेना और चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज के हम पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एल्डरमैन क्या क्या मतलब है। तो ये जो फोटो कुछ आप यहाँ पर फोटो को देख पा रहे होगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट खबर है और एल्डरमैन से हो सकता है एक क्वेश्चन जरूर बन जाए, तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर पक्के रहते हैं। तो एल्डरमैन के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर कुछ आप फेस देख पा रहे होगे, आप कुछ फेसेस को जरूर जानते भी होंगे। तो एल्डरमैन को समझते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह जल्द ही दिल्ली की सरकार की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें दिल्ली नगर निगम ने, किसमें, दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को नामित करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार को चुनौती दी गई। तो बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जल्द एक फैसला सुनाएंगे दिल्ली सरकार की याचिका पर, क्योंकि जिसमें दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को नामित के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार को चुनौती दी गई है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार को चुनौती दी गई है, उस पर एक याचिका थी और उस पर फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। एल्डरमैन को बात करें क्या है, तो एल्डर एक ऐसा शब्द है जो कि बूढ़े या फिर आदमी के संयोजन से उत्पन्न हुआ है। एल्डरमैन का मतलब क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति, है ना। तो बूढ़े या आदमी के संयोजन से उत्पन्न हुआ है जो एक वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्ति को दर्शाता है। कैसा, एक बूढ़े और एक्सपीरियंस व्यक्ति को दर्शाता है। शुरू में एक कबीले या जनजाति के बुजुर्गों को संदर्भित करता था। शुरुआत में जब जीवन स्टार्ट हुआ था तो कबीले में सबसे वृद्ध जो व्यक्ति होता था उसी को प्रमुख माना जाता है, क्योंकि माना जाता था कि सबसे बूढ़ा भी है और उसको एक्सपीरियंस, अनुभव भी है। लेकिन बाद में उम्र की परवाह किए बिना राजा के वासराय को निरूपित करने के लिए विकसित हुआ। तो बाद में क्या हुआ, जब कबीले में तो बूढ़े व्यक्ति को माना जाता था क्योंकि वो अनुभवी होता था, एक्सपीरियंस होता था, इसलिए उसको प्रमुख माना था। लेकिन बाद में आते आते कुछ में उम्र को न देखते हुए, बूढ़े बुजुर्गों को न देखते हुए राजा के वायसराय को निरूपित यहाँ पर कर लिया गया कि कोई भी उम्र का हो सकता है, बस वो राजा के वंशज का होना चाहिए। आखिरकार इसने नागरिक और सैन्य दोनों जिम्मेदारियों के साथ एक काउंटी के मुख्य मजिस्ट्रेट के रूप में अधिक विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया हुआ है। 12वीं शताब्दी का समय आया तो 12वीं शताब्दी तक नगर पालिका सरकारों से जुड़ा होने वाला और नगर निकायों के अधिकारियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाने लगा। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ कि नगर पालिका सरकारों से ये एल्डर शब्द जुड़ गया और नगर निकायों से भी जो अधिकारी आते थे उनसे भी यह इस्तेमाल होने लगा। इस शब्द का प्रयोग आज भी जारी है, एल्डरमैन का ध्यान रखना है। भारत में एल्डरमैन कैसे होते हैं और कौन होते हैं देखते हैं। भारत में नगर पालिका और या फिर नगर निगम एक सामान्य निकाय निर्वाचित प्रतिनिधियों से बना होता है जिन्हें पार्षद कहते हैं। आपको पता होगा आपके शहर में नगर पालिका या नगर निगम होता है तो वहां पर सामान्य निर्वाचन होते हैं और वो सामान्य निर्वाचन होते हैं वो पार्षद कहे जाते हैं, पार्षद से चुने जाते हैं। पार्षद क्या होते हैं, शहर के अपने विषयों के विशेषज्ञों को इस निकाय का सदस्य बनने के लिए नामित करते हैं। इन नामित सदस्यों को ही क्या कहते हैं, एल्डरमैन कहते हैं। आपको पता होगा जैसे मान लो आपकी सिटी में अगर 28 मोहल्ले हैं तो हो सकता है 28 मोहल्ले में 28 पार्षद हो या फिर हो सकता है कि 20 पार्षद हो। तो जो 20 अलग अलग पार्षद हैं वही अपने बीच में से कुछ एल्डरमैन व्यक्तियों को चुने जाते हैं और जो विशेषज्ञ होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको यहाँ पर सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है। तो आज के समय में भारत में ये होता है। हालांकि वे महापौर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। जो व्यक्ति ऐसे तरीके से चुने जाते हैं जो एल्डरमैन है, जो अनुभवी सदस्य हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, महापौर जो नगर पालिका या नगर निगम का जो मुख्य चुनाव होता है वो उसमें वोट नहीं डालते।
बार्ड समिति के सदस्य के रूप में उन्हें सार्वजनिक महत्व के निर्णय लेने में सदन की सदस्यता का अधिकार होता है। तो जो बार्ड समिति, जो पार्षद होते हैं आज के समय में, और सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के जो कुछ निर्णय होते हैं उस सदन में सहायता करते हैं, क्योंकि वो एल्डर है, एक बूढ़े व्यक्ति हैं और अनुभवी हैं, तो उनकी सहायता लेना अपने आप में एक अच्छा विकल्प बन जाता है, क्योंकि उनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पुराने एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होते हैं अच्छे, इसीलिए, है ना। दिल्ली का मामला है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को निगम में 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार है। कितने वर्ष के? 25, मतलब कि 25 साल से जिनकी अधिक आयु है उनको उपराज्यपाल नामित कर सकता है। कितने व्यक्तियों को? 10 व्यक्तियों को। ऐसा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की में कहा गया है। माना जाता है कि इन व्यक्तियों के पास नगर प्रशासन में विशेष विशेषज्ञता होती है और अनुभव, एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? विशेष विशेषज्ञता और अनुभव होता है, जिसके चलते उनको नामित किया जाता है। नामित करने के बाद उनको उस क्षेत्र में जानकारी ली जाती है, वो जानकारी साझा करते हैं। इस तरीके से एल्डरमैन की भूमिका निभाई जाती है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, वैगनर ग्रुप। तो ये एल्डरमैन के बारे में आप पूरा डिटेल समझ चुके होंगे कि एल्डरमैन क्या है, उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। एक मोटे मोटे कहा जाए तो एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति होता है जिसको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और वो अपनी विशेषज्ञता के लिए चुना जाता है। हर क्षेत्र में चुना जाता है, ऐसा नहीं है किसी दिल्ली में ही चुना जाता है, नगर निगम में ही नहीं, हर क्षेत्र में चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, वैगनर ग्रुप क्या है। अब ये वैगनर ग्रुप का नाम आया है, क्या है इसको देख। तो रूस के वैगनर, कौन है? रूस के वैगनर भाड़े के सैनिकों के समूह ने कहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर माली में अलगाववादी ताकतों के साथ लड़ाई के दौरान उसे कमांडर सहित कई गंभीर नुकसान उठाने पड़े। तो सबसे पहले क्या वर्ड आया है? भाड़े। तो ये रेंट पर लिए जाते हैं, एक तरीके से क्या कहते हैं? रेंट पर लिए जाते हैं। वैगनर भाड़े के सैनिकों के समूह ने कहा है, मतलब कौन है? रेंट पर समूह ने कहा है कि पूर्वोत्तर माली में अलगाववादी ताकतों से ये लड़ने में इन्हें क्या हुआ है, जब ये लड़े तो कमांडर सहित कई गंभीर नुकसान इनको उठाने पड़े। वैगनर ग्रुप में बात की जाए तो वैगनर ग्रुप जैसे अर्ध आधिकारिक तौर पर पीएमसी वैगनर कहा जाता है। कैसा? पीएमसी वैगनर कहा जाता है। एक रूसी अर्धसैनिक संगठन होता है। कैसा? एक अर्धसैनिक रूसी संगठन होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जो वैगनर सब संबोधित कर रहा है वो रूस के सैनिकों से संबंधित कर रहा है। ये अपने जहन में बिठा लो, ये बात नहीं भूलो। ठीक है, यह मूल रूप से निजी सैन्य कंपनी या भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क होता है। आपको पता होगा जैसे कि कुछ कंपनी होती हैं वो प्राइवेट लोगों को रख लेती हैं, और ये प्राइवेट जो कंपनी होती है अगर कोई व्यक्ति इनसे मांगने आता है तो ये भाड़े पर दे देती है। तो इसी तरीके से रूस में क्या है कि निजी सैन्य कंपनी है, ये भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क चलाती है। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई? तो पहली बार 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के दौरान उभरा था, और तब से सीरिया और कम से कम आधा दर्जन अफ्रीकी देशों में यह नेटवर्क संचालित हो चुका है, जिनमें लीबिया, सूडान, मोजाम्बिक, माली और मध्य अफ्रीकी गणराज्य शामिल है। सारी कंट्री कहाँ की हैं? सारी कंट्री के अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की हैं, ध्यान रखना है। तो 2014 में इसकी उत्पत्ति हो गई थी, और कब क्यों हुई थी? रूस के द्वारा जब क्रीमिया पर कब्जा करना था उस दरमियान प्राइवेट कंपनियों से इन्होंने सैनिकों को भाड़े पर लिया था और वहां पर कब्जा करने का कार्यक्रम चालू किया था। फिर उसके बाद देखा जाए तो सीरिया में भी हो गई, फिर लीबिया, सूडान, मोजाम्बिक, माली और अलग अलग देशों में इन्होंने अपने जो सैनिक हैं वहां पर भेज दिए। इसकी स्थापना एवगेनी प्रोगजिन और रूस के KRG सैन्य खुफिया विभाग में एक पूर्व विशेष बल अधिकारी दिमित्री उटकिन ने की हुई है। तो इसकी स्थापना जिस व्यक्ति ने की है उनके व्यक्ति के नाम है एवगेनी प्रोगजिन। रूस के GRU सैन्य खुफिया विभाग एक पूर्व विशेष बल अधिकारी थे दिमित्री उटकिन, उनके द्वारा ये की गई। हालांकि रूस में भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल तकनीकी रूप से अवैध है, लेकिन वैगनर ने 2022 में निजी सैन्य कंपनी के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। ये ध्यान रखना है, वैगनर एक कंपनी है, 2022 में उन्होंने निजी सैन्य कंपनी का पंजीकरण करा लिया है, लेकिन रूस में भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल करना अवैध है। इनका प्रतीक क्या है? इनके प्रतीक की बात किया जैसे कि आपने भी अपने भारत में SPG कमांडो देखे होंगे, तो इनका प्रतीक क्या है? काले कपड़े पहने रहते हैं, है ना, काली जैकेट में होते हैं, तो हर चीज काली होती है। तो इसी तरीके से ये ठोस काले रंग के गोल आकार के बने होते हैं, जिसके दायरे में एक मानव खोपड़ी की सफेद छवि है जो मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। इनका क्या है? एक प्रतीक है। इसके संचालन की बात किया तो रूसी सैन्य और खुफिया समुदाय से निकटता से जुड़े हुए होते हैं। वैगनर की सेवाएं उसके ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर अलग अलग होती हैं।
जिसमें विद्रोही समूह होता है और शासन समूह शामिल होता है। इसका वित्त पोषण की बात किया तो प्रत्यक्ष भुगतान से लेकर संसाधन रियायतों का होता है। तो इसका डायरेक्ट भुगतान भी कर सकते हैं और संसाधन रियायतों तक हो सकता है। पीएमसी वैगनर की सैन्य इकाइयों की संख्या की बात किया तो अलग अलग समय पर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 1350 से लेकर 1 लाख लोगों तक भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इनका प्रतीक चिन्ह अलग अलग है और जो ग्राहकों की, जो कस्टमर की जरूरत होती है, वो अलग अलग आधार पर ये सेवाएं देते हैं। इन विद्रोही समूह के होते हैं, शासन समूह के होते हैं। वित्त पोषण इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, बस संसाधन रियासतों के रूप में भी कर सकते हैं। तो वैगनर अगर बात किया है तो ये रूसी सैनिक समूह का हिस्सा बने थे, आप देख सकते हो, है ना। और इन्होंने अफ्रीका में कई देशों में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भाड़े पर लिए जाने वाले वैगनर सैनिक होते हैं। खैर, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं बुहाई खाड़ी के बारे में। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूं कि यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीएससी आरओ और एआरओ, इन दोनों की हमारी करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, आप लोग जाके जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 6 मंथ हम पूरा कवर कर रहे हैं, जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी से लेकर जून तक कवर कर रहे हैं। और एक वीडियो ऐसी लाएगी जो हम जनवरी से लेकर नहीं, उसके पिछले जून से 2023 से लेकर और दिसंबर 2023 तक सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और 6 मंथ हम जनवरी से लेकर जून तक कई सारी वीडियो में कवर करेंगे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों को हम अलग अलग वीडियो में सेपरेट कवर करेंगे। वो टाइटल में, थंबनेल में आपको अलग सब कुछ दिख जाएगा। तो एक बार चैनल पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स स्टार्ट चल रही है, यूपी की मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी के जीके भी क्वेश्चन लाएंगे जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, उन पर भी हम बात कर ले। ठीक है, खैर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप से डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा पाओगे यूपी पीसीएस वगैरह की, है ना। तो टेस्ट सीरीज आप लोग सभी लगा सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लेना, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स की बात करते हैं बुहाई खाड़ी के बारे में। अब ये बुहाई खाड़ी कहाँ है और ये बुहाई खाड़ी क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में इसका क्या मामला बना हुआ। तो बुहाई खाड़ी के बारे में समझें तो हाल ही में यूनेस्को ने हाल ही में पीले सागर और बुहाई खाड़ी द्वितीय चरण के साथ चीन के प्रवासी पक्षी अभ्यारण्यों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। इसने क्या, यूनेस्को ने किया हुआ है पीले सागर बुहाई खाड़ी के चीन के प्रवासी पक्षी अभ्यारण्यों को विश्व धरोहर सूची में शामिल। बुहाई खाड़ी के बारे में, यह पूर्वोत्तर और उत्तरी चीन के तट पर पीले सागर की सबसे भीतरी खाड़ी है। कहाँ की है, यहाँ पर देखोगे तो आप, यहाँ पर पूर्वोत्तर चाइना में ये पीले रंग की यहाँ पर खाड़ी है। कभी कभी बुहाई सागर या संक्षेप में बो कहा जाता है। पहले समय में इसे चिली की खाड़ी या फिर पैचिली की खाड़ी भी कहा जाता था। तो एग्जाम में आए तो पहले क्या कहा जाता था पूर्व में, तो इसे चिली की खाड़ी या फिर पैचिली की खाड़ी कहा जाता था। वर्तमान में बुहाई सागर या बो भी कहा जाता है। यह लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग से इसकी निकटता है, इसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग भी माना जाता है, क्योंकि चाइना के पास में, और चाइना आपको पता है कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो समुद्र के रास्ते से ही करता है। और समुद्र के रास्ते से इसको पीला सागर इंपोर्टेंट इसकी भूमिका निभाता है। कई सारे बार युद्ध भी हुए हैं। बुहाई खाड़ी लियाओडोंग प्रायद्वीप उत्तर पूरब और सैडोंग प्रायद्वीप दक्षिण से घिरी हुई है। तो जो बुहाई खाड़ी है उत्तर पूरब और दक्षिण से घिरी हुई है। यहाँ पर लियाओडोंग प्रायद्वीप और शेडोंग प्रायद्वीप स्थित है। बुहाई खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण शहरों में डालियान और तियानजिन, कौन से शहर है, डालियान और तियानजिन है। इसके तट पर देश की 3 सबसे प्रसिद्ध खाड़ियां बनाते हैं, लियाओडोंग खाड़ी, बुहाई खाड़ी और लाइजोउ खाड़ी। तो ये 3 जो खाड़ी हैं, ये चाइना की वेरी इंपोर्टेंट खाड़ी। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी पीली नदी इसी खाड़ी में गिरती है। कौन सी, पीली नदी यहाँ पर बुहाई खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना है। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। पीले सागर की बात करें तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है, मतलब कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है, उसका एक पीला सागर एक छोटा सा समूह में क्षेत्रीय सागर के रूप में जाना जाता है। स्थान यह पश्चिम और उत्तर में मुख्य भूमि चीन, पूर्व में कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिण में शेडोंग प्रायद्वीप और लियाओडोंग प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। तो चारों ओर से पीला सागर घिरा हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में बुहाई सागर से जुड़ा हुआ है, जैसा नॉर्थ वेस्ट में बुहाई सागर से भी जुड़ा है। आकार की बात की जाए तो चीन में इसे हुआंग हाई, उत्तर और दक्षिण कोरिया में पश्चिम सागर के नाम से जाना जाता है। तो चाइना क्या कहता है, हुआंग हाई कहता है,
उत्तर और दक्षिण कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया इसको पश्चिम सागर कहता है। पीला सागर 870 किलोमीटर लंबा है और 556 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें, दुनिया महाद्वीपीय सहन जो गहराई है वो 44 मीटर और अधिकतम गहराई की बात किया तो 152 मीटर। अंतर्वाह की बात की जाए तो पीली नदी और यांगसी नदी, कई सारी नदियां पीले सागर में अपना पानी को गिराती हैं। द्वीप की बात की जाए तो पीला सागर कई द्वीपों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे बड़े द्वीप जेजू द्वीप है जो कि दक्षिण कोरिया, सेडोंग द्वीप है जो कि चाइना और गंगवा द्वीप है जो कि दक्षिण कोरिया में शामिल है। तो यहाँ पर कुछ द्वीप है, द्वीपों को जरूर याद कर लेना। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की विशेषता है ठंडी जलवायु, शुष्क सर्दियां और गीली और गर्म ग्रीष्मकाल, ध्यान रखना है। तो शुष्क ठंडी, बहुत ठंडी जलवायु यहाँ की, शुष्क सर्दियां और गीली हैं और ग्रीष्मकाल यहाँ का गर्म है। तो यहाँ पर जो इसकी आकार, गहराई और द्वीप है ये वेरी इंपोर्टेंट है। धाराओं की बात करते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पीले सागर की गर्म धारा की बात की जाए तो तुशिमा धारा है। कौन सी? तुशिमा धारा है। जापानी द्वीप की बात किया तो क्यूशी के पश्चिम भाग के पास से निकलती है। जापान में कौन सी क्यूशी धारा बहती है? समुद्र के बीच में उत्तर की ओर 0.5 मील मतलब कि 0.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह हवा बहती है। महाद्वीपीय तटों पर दक्षिण की ओर बहने वाली धाराएं पिरवन है जो कि सर्दियों के मानसून के काल में स्पष्ट रूप से मजबूत हो जाती है। मतलब कि जो सर्दी का समय आता है तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है और चलती है। जब हवा पानी ठंडा, मेला और कम लवणता वाला होता है तब ये बहुत मजबूत हो जाती है। तो पीले सागर के बारे में जरूर समझना था। बुहाई खाड़ी इंपोर्टेंट है, चाइना से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डल झील के बारे में तो ये जम्मू कश्मीर संबंधित है और डल झील के बारे में आप लोग घूमे भी होंगे, जानते भी होंगे। थोड़ी सी बात करेंगे। श्रीनगर शहर में डल झील से बरामद एक महिला और 2 बच्चों के शवों की पहचान हाल ही में की गई है। तो डल झील से क्या की गई है? 3 शवों की पहचान की गई है। 3 शव, एक वुमेन का है और 2 चाइल्ड का है। क्या मामला था? तो जम्मू कश्मीर, डल झील के बारे में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक लोकप्रिय झील है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। पीर पंजाल पहाड़ी से घिरी हुई है। तो पहाड़ी का एग्जाम में कभी कभी नाम आता है, किस पहाड़ी से डल झील घिरी है? तो पीर पंजाल पहाड़ी से घिरी हुई है। इसे कश्मीर के मुकुट में गहना और कश्मीर श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर के मुकुट में गहना डल झील को या श्रीनगर का गहना कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, मतलब कि इससे बड़ी एक और झील होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी है। यह झील 18 वर्ग किलोमीटर मतलब कि 6.9 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है। एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है। 21.1 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें इसके तैरते हुए बगीचे भी शामिल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बगीचे तैरते रहते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हो फुंडीज टाइप में, इसमें कुछ कुछ तैरते रहते हैं। कश्मीर में राड के नाम से मशहूर तैरते हुए बगीचे जुलाई और अगस्त के दौरान कमल के फूल यहाँ पर खिलने लगते हैं। यह आर्द्रभूमि 4 घाटियों में विभाजित है: गगरीबल, लोकुटडल, बोडडल और नागिन। हालांकि नागिन को एक स्वतंत्र झील के रूप में भी माना जाता है, ध्यान रखना। डल झील में 4 आर्द्रभूमि शामिल हैं: गगरीबल, लोकुटडल, बोडडल और नागिन। लेकिन नागिन को एक स्वतंत्र झील के रूप में भी हम देखते हैं। डल झील की तटरेखा की बात किया है तो लगभग 15.5 किलोमीटर है। मुगल युग के उद्यान पाए जाते हैं, पार्क पाए जाते हैं, हाउस बोट देखने को मिलते हैं और होटलों से सजी हुई बुलेवार्ड भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने घूमी होगी तो आप लोगों को बकाया पता होगा। डल झील तैरते बाजार के लिए लोकप्रिय है और यहाँ विक्रेताओं के पास अपने शिकारे और लकड़ी की नावें होती हैं जो पर्यटकों से संपर्क रखती हैं, ध्यान रखिएगा। पानी की गहराई सबसे गहरे स्थान पर 6 मीटर से लेकर उथले स्थान पर 2.5 मीटर तक हो सकती है। सर्दियों में मौसम की बात किया है तो तापमान कभी कभी -11 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिससे झील जम जाती है। ध्यान रखना है, क्या हो जाती है? झील -11 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सर्दियों में तापमान जम भी जाती है, ध्यान रखना है। द्वीप की बात किया है तो डल झील में 3 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें 2 सबसे खूबसूरत हैं। चिनार के पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लुकुटडल स्थित द्वीप पर एक रॉफ लंक है, सिल्वर आइलैंड भी के नाम से जाना जाता है, जो चारों कोनों पर राजसी चिनार के पेड़ों की उपस्थिति से चिन्हित है, इसलिए 4 चिनारी भी या 4 चिनार के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा चिनार द्वीप है जो कि सोन लंक गोल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो बोडडल बिगडल पर स्थित है। हजरत बैल के पवित्र मंदिर को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 द्वीप ऐसे हैं बहुत ही खूबसूरत है, और रोफलंक और सोनलंक।
रोफलंग को सिल्वर आइलैंड कहते हैं, सोलंग को गोल्ड आइलैंड कहते हैं, ध्यान रखिए। आज की हमारी अंतिम बात करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, चर्चा में क्यों है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य भारत यूएन एजेंसी के खिलाफ भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक कौन सदस्य? भारत है, और यूएन एजेंसी के खिलाफ में इसकी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में समझें तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में श्रम स्थितियों और जीवन बेहतर को बनाने के लिए समर्पित है। इसके इतिहास की बात करें तो स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में की गई थी। आपको पता होगा कि इतिहास में 1919 को समय वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय वर्साई की संधि हुई थी और उसी दरमियान इसकी स्थापना की गई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था ताकि विश्वास को दर्शाया जा सके और सार्वभौमिक यूनिवर्सल स्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब सामाजिक न्याय पर आधारित हो। 1946 में आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नवगठन हुआ और यूएन की एक विशेष एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। तो 1946 में इसका नवगठन हुआ था। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह यूएनडीपी का एक हिस्सा है। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने का उद्देश्य है और यूएन का एक गठबंधन है। सदस्य की बात किया तो आईएलओ के 187 सदस्य देश हैं, 193 यूएन के सदस्य हैं जिनमें से 186 और कुक आइलैंड शामिल है। संरचना की बात की जाए तो एक मात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तो 187 गवर्नमेंट या 187 देश इसमें शामिल है आईएलओ में। अपने त्रिपक्षीय घटक और समग्र रूप से समाज को विभिन्न तरीकों से सेवा प्रदान करती है, जिसमें कुछ घटक शामिल हैं बुनियादी मानवाधिकार को बढ़ावा देना, काम करने और रहने की स्थिति में सुधार करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाने की नीतियां और कार्यक्रम का निर्माण करना, पहला घटक। दूसरा घटक है जो एप्लीकेशन अनुप्रयोग हुए हैं उनकी निगरानी के लिए एक समर्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्माण करना, मतलब कि एक जो मानक है उनका निर्माण करना। घटकों के साथ सक्रिय भागीदारी तैयार करना और उनका कार्यान्वयन अंतरराष्ट्रीय तकनीकों के सहयोग से व्यापक करना ताकि देशों की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके या मदद मिल सके। इन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है और अनुसंधान की गतिविधियां भी कराई जाती हैं। अपनी गतिविधियों के लिए आईएलओ को 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो आईएलओ को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1969 में शांति के लिए, ध्यान रखना, पीस के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया चुका है। तो आज यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पर बात की, आपको पसंद आई होंगी। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया होगा। हमारा ऐप है जिसको आप लोगों ने डाउनलोड बखूबी कर लिया होगा। आज यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद।